1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन क्या ये डोमिनेंस हमेशा के लिए रहने वाला था? बिल्कुल नहीं। दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज राइज कर रहे थे जो अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर सकते थे। इन्हें हम कहते हैं कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। हेलो एंड वेलकम टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर को डीप डिटेल में समझेंगे। हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन, आसियान और चाइना की इकोनॉमिक राइज के बारे में। शुरू करते हैं सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से, यूरोपियन यूनियन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। 1945 में यूरोप के लीडर्स के पास दो रास्ते थे, या तो पुरानी दुश्मनी जारी रखें या फिर नई शुरुआत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और इसमें अमेरिका ने उनकी मदद की मार्शल प्लान के थ्रू। मार्शल प्लान के अंडर 1948 में OEEC यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया गया ताकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। ये इंटीग्रेशन का पहला स्टेप था। इसके बाद पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई गई। धीरे धीरे ये कोऑपरेशन इकोनॉमिक फील्ड में बढ़ने लगा और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी EEC का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। 1992 में maastricht ट्रीटी साइन की गई, जिसके बाद फाइनली यूरोपियन यूनियन यानी EU का फॉर्मेशन हुआ। EU अब सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रुप नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पावर बन चुका था। इनका अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, अपना फाउंडेशन डे है और एक कॉमन करेंसी है जिसे हम यूरो कहते हैं। अगर फैक्ट्स की बात करें तो 2016 में EU दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, जिसका GDP $17 ट्रिलियन से ज्यादा था। मिलिट्री पावर में भी EU के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और इसके दो मेंबर्स फ्रांस और ब्रिटेन, यानी जो अब अलग हो चुका है, के पास न्यूक्लियर वेपन्स और UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यूरोप के बाद एशिया में भी ऐसा कोई पावर सेंटर उभर रहा था? इसका जवाब है आसियान। यूरोप की तरह एशिया में भी रीजनल यूनिटी की जरूरत महसूस हुई। 1967 में साउथ ईस्ट एशिया के 5 कंट्रीज ने मिलकर बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया और आसियान की स्थापना की। ये 5 फाउंडिंग कंट्रीज थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में 5 और कंट्रीज जुड़े: ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कैम्बोडिया। टोटल 10 मेंबर्स। आसियान का मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना और उसके थ्रू सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट लाना। उन्होंने एक यूनिक स्टाइल डेवलप किया जिसे आसियान वे कहा जाता है। इसका मतलब है इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट और कोऑपरेटिव तरीके से काम करना, यानी बिना किसी लड़ाई के मिलजुल कर फैसला लेना। 2003 में आसियान ने यूरोपियन यूनियन की तरह खुद को 3 पिलर्स पर एस्टैब्लिश किया। पहला, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, जिसका काम है रीजनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना ताकि वॉर ना हो। दूसरा, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसका मकसद है कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस बनाना। और तीसरा, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, जो लोगों के बीच कल्चर और सोशल बॉन्डिंग को बढ़ावा देता है। इंडिया ने भी आसियान की इंपॉर्टेंस को समझा है और सिंगापुर और थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTAs साइन किए हैं। लेकिन एशिया में असली पावर शिफ्ट तब आया जब एक सोए हुए जायंट ने अपनी आंखें खोली। हम बात कर रहे हैं द राइज ऑफ चाइना। 1949 में माओ जेडोंग की लीडरशिप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। शुरू में चाइना की इकोनॉमी सोवियत मॉडल पर बेस्ड थी। उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया और सिर्फ अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज पर रिलाई किया। इससे डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई थी। 1970s में चाइना ने बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस लिए। 1972 में उन्होंने US के साथ रिलेशंस बनाए और अपना आइसोलेशन खत्म किया। इसके बाद 1973 में प्रीमियर यू एन लाई ने 4 मॉडर्नाइजेशंस का प्रपोजल दिया: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक और मिलिट्री में। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1978 में। लीडर डेंग जियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस किए। चाइना ने शॉक थेरेपी फॉलो नहीं की, बल्कि स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स किए। पहले 1982 में एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया और फिर 1998 में इंडस्ट्रीज का। उन्होंने SEZs यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते थे।
नतीजा ये हुआ कि चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया और 2001 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। आज चाइना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर है। लेकिन इस राइज का इंडिया पर क्या असर पड़ता है? हिस्ट्री देखें तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस हिंदी चीनी भाई भाई के स्लोगन से शुरू हुए थे। लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया और 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, जिससे रिलेशंस खराब हो गए। कई सालों तक डिप्लोमैटिक रिलेशंस बंद रहे। 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने चाइना विजिट किया, जिसके बाद रिलेशंस सुधरने शुरू हुए। आज इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स जरूर हैं, लेकिन ट्रेड भी बहुत बड़ा है। दोनों कंट्रीज ग्लोबल लेवल पर जैसे WTO और क्लाइमेट चेंज इश्यूज पर अक्सर एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती। नए सिलेबस के हिसाब से कुछ और भी सेंटर्स ऑफ पावर हैं जो अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सिर्फ EU और चाइना ही नहीं, बल्कि जापान और साउथ कोरिया भी मेजर पावर्स हैं। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है, फिर भी हाई टेक्नोलॉजी की वजह से वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है। साउथ कोरिया ने 1960s से 1980s के बीच तेजी से तरक्की की, जिसे मिरेकल ऑन द हान रिवर कहा जाता है। इसके अलावा ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है जो डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज उठाता है। और फाइनली मिडिल ईस्ट में इजराइल एक छोटा सा देश होने के बावजूद अपनी साइंस, डिफेंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ पावर है। ये सारे सेंटर्स मिलकर ये प्रूव करते हैं कि अब दुनिया यूनिपोलर यानी सिर्फ US वाली नहीं रही, बल्कि मल्टीपोलर बन चुकी है। तो टू समराइज, आज हमने देखा कि कैसे EU, आसियान और चाइना ने US हेजेमनी को चैलेंज किया है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है, लेकिन सबका मकसद एक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना। क्या आने वाले वक्त में इंडिया इन सब से आगे निकल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें।